एंड इश्यूज़ इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में बहुत विस्तार से समझा। आज हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पहले लेक्चर के दौरान हमने इंट्रोडक्शन और उसमें थोड़ा एक कॉन्सेप्ट का कंसेप्ट सिखा दिया था, कॉन्सेप्ट का भी कंसेप्ट आपको उसमें सिखा दिया था। आज हम उसी कॉन्सेप्ट से अब फिर आगे बढ़ रहे हैं और आपको कई सारी क्लासिफिकेशन, डिवीजन और कंक्लूजन्स की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। शुरुआत करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन। मैंने यूथ अनरेस्ट एंड एजिटेशन ही कहा था ना, सोशल अनरेस्ट और एजिटेशन तो नहीं कहा। आर यू श्योर? गुड। द कॉन्सेप्ट क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अनरेस्ट। अब ये स्टूडेंट अनरेस्ट हो सकता है, यूथ अनरेस्ट हो सकता है, कोई भी तरह का अनरेस्ट है। द कॉन्सेप्ट इज व्हाट इज अनरेस्ट। अनरेस्ट क्या है? अनरेस्ट मीन्स डिस्टर्ब्ड कंडीशन। कंडीशन डिस्टर्ब्ड है। क्यों? जो लोग अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो डिसइल्यूजन्ड हो चुके हैं, वो अल्टीमेटली एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर चुके हैं, डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर चुके हैं किन्हीं चीज़ों को लेकर के। वो कौन सी चीज़ें हैं? सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहे नॉर्म्स, वो उनको लेकर के डिसइल्यूजन्ड हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। इसलिए वो जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है सोसाइटी का, वट एवर बी द ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। जैसे इस समय हमारी क्लास का एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर क्या है? मैं पढ़ा रहा हूँ, आप चुप करके बैठ के पढ़ रहे हैं। कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह से जब हल्ला मचाने लगेगा और ये ऑर्डर सफलता से काम नहीं कर पाएगा, जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। कोई भी ऑर्डर है उसका एक उद्देश्य होता है। ऑर्डर हम इसलिए स्थापित करते हैं और यहाँ पर हमारी क्लास के इस ऑर्डर का उद्देश्य क्या है कि हम पीसफुल मैनर में चीज़ों को सीख और जान सकें, आप लेक्चर्स रिसीव कर सकें। तो जो भी चीज़ इसमें बाधा बनेगी वो डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है। तो ये हो गई डिस्टर्ब्ड सिचुएशन। डिस्टर्ब सिचुएशन मतलब मैं दोबारा एफर्ट्स करूँगा और मैं बहाल करूँगा। क्या बहाल करूँगा? ऑर्डर बहाल करूँगा। मैं दोबारा से फिर से किसे एग्जीक्यूट कर दूँगा? ऑर्डर। और जो व्यक्ति डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो उसे समझा बुझा के शांत कराया जाएगा या उसे एलिमिनेट किया जाएगा, बाहर किया जाएगा और वापस से डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। वापस से स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, पीस हो जाएगी। तो इस तरह से ये शब्द डिस्टर्बेंस यहाँ पर इस मैनर में इस्तेमाल हो रहा है। जब आप अनरेस्ट की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि डिस्टर्ब्ड कंडीशन। डिस्टर्ब्ड कंडीशन मतलब आप अनरेस्ट सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, आप सोशल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं ना। ऐसे में एक सोसाइटी में एक पैटर्न इस्टेब्लिश होता है। वो पैटर्न, जिन पैटर्न्स के बाद एक्सचेंजेस इस्टेब्लिश होते हैं, उन एक्सचेंजेस को सिंपल इस मैनर में समझिए ज़रा। एक्सचेंजेस ये हैं कि जैसे नियम कानून बनाने वाली कोई अथॉरिटीज़ होती हैं और उन नियम कानूनों में रह कर के आप अपना जीवन यापन करते हैं, है कि नहीं? और वो अथॉरिटीज़ का चुनाव भी आप ही करते हैं और ताकि वो नियम कानून बना सकें, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि एक समाज के सदस्य के रूप में हम सब नियम कानून से चलेंगे तो ही रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा, तो ही हम सब अपने लाइफ के जो एंड्स हैं उन्हें अचीव कर पाएंगे, हम सब डेवलप हो पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे और पीसफुली को एग्जिस्ट कर पाएंगे। अगर कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, कोई नियम कानून ही नहीं होंगे, जिस नियमावली के तहत, जिन नियमों के तहत आप जिएँ, अगर ये होगा ही नहीं तो सब रैंडम होगा, सब कैओस हो जाएगा। और ऐसे में एक ब्रूट पावर या ब्रूट फोर्स ही सिर्फ और सिर्फ उस ऑर्डर को डिसाइड करेगी जो ऑर्डर उस समय होगा। जैसे जंगल का कानून जंगल का कानून क्या है कि शक्ति का राज है सिर्फ और सिर्फ, वो अनरेगुलेटेड है। अगर वहाँ पर सभी पानी पी रहे हैं लेकिन शेर आ गया, सारे हट जाएंगे, वो पिएगा, फिर सब चले जाएंगे। मतलब ताकतवर और कमज़ोर एक साथ रह नहीं सकते एक ही जगह पर, क्योंकि ताकतवर के अधीन ही कमज़ोर को रहना पड़ेगा और किसी न किसी दिन वो उसके हाथों शिकार हो जाएगा। समाज ऐसी विचार पर नहीं चलता है। समाज जंगल के नियम से नहीं चलता, जंगल का राज नहीं है, यहाँ समाज है। समाज के तहत नियम कानून है और नियम कानूनों के तहत बहुत सारे अधिकार एंश्योर किए जाते हैं। मानव के रूप में मानवों के अधिकार, है ना। समाज के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, माइनॉरिटी के रूप में माइनॉरिटीज़ के अधिकार, उनको सेफगार्ड्स मिलते हैं। एक समाज एक राज्य के तहत रह रहा है, एक इंडियन सोसाइटी, इंडियन स्टेट उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, तो फिर स्टेट के सामने इस इंडियन सोसाइटी में जितने भी मेंबर है भारतीय, उन भारतीयों के नागरिकों के अधिकार, फंडामेंटल राइट्स जिन्हें आप कहते हो, फिर महिलाओं के अधिकार, बालकों के अधिकार, चाइल्ड डेवलपमेंट, तो तमाम तरह के अधिकार जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। इन्हीं अधिकारों से हम एक समाज स्थापित करते हैं। ये अधिकार, ये नियम, ये कानून, ये क्या है? ये एक पैटर्न इस्टेब्लिश करते हैं जिसके वाया हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं। एक हियरार्की बन जाती है, एक ऑर्डर फॉलो किया जाता है और हम सब अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। हम जो हासिल करना चाहते हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं,
वहाँ जाते हैं, जो कि लेजिटिमेट होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और कानूनी होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए। हमें ऐसे ही एम्स रखने भी होते हैं। ओके, तो इस तरह से एक पैटर्न होता है। जब आप उस पैटर्न को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वो डिस्टर्ब्ड कंडीशन होती है। ठीक है, दैट्स ऑल। सोशल अनरेस्ट वही है कि सब डिस्टर्ब हो गया। जैसे कि मान लीजिए सड़क जाम कर दी, चक्का जाम कर दिया आपने, या मान लीजिए कि किसी तरह से एक समय में स्ट्राइक आपने बुलाई और फिर उसको बड़े स्केल पर ले गए आप, या कोई दंगे हो गए, राइट्स हो गए, तमाम सी जैसी चीज़ें होनी शुरू हो गई। ओवरऑल एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है, और वो किस में हुई है? प्रेजेंट स्टेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में हुई है। ठीक है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि शायद कोई डिसअपॉइंटेड है, शायद कोई डिसल्यूजन्ड है एग्जिस्टिंग पैटर्न से, माने कि एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, रूल्स, रिचुअल्स, इनसे कोई प्रभावित है, वो इसे नहीं मान रहा, इसकी अथॉरिटी को डिफाई कर रहा है, वो मना कर रहा है, इस अथॉरिटी को अप्रूव नहीं कर रहा है। दैट्स ऑल। जैसे मान लीजिए कि मैं इस क्लास में इस समय में एक अथॉरिटी के रूप में खड़ा हूँ और मैंने कुछ नियम कानून बनाए हैं, और हो सकता है इस क्लास में कोई ऐसा हो जो उस नियम कानून को ना माने, तो वो इस अथॉरिटी को डिफाई कर रहा है, वो इन नॉर्म्स को नहीं मान रहा है, और फिर अल्टीमेटली आप सबको ऐसा फील होने लगेगा कि एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर है और ये व्यक्ति उस ऑर्डर को बिगाड़ रहा है, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। सिंपल। सो व्हाट इज अनरेस्ट? अनरेस्ट मीन्स डिस्टर्ब्ड कंडीशन। यूथ अनरेस्ट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज स्टूडेंट रिवॉल्ट, स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट एक्टिविज्म। आप यूथ अनरेस्ट को इन सब रूप में देख लेते हैं, स्टूडेंट्स का एक्टिविज्म या स्टूडेंट पावर या फिर स्टूडेंट रिवॉल्ट के रूप में देख लेते हैं। सोशल अनरेस्ट, अब सही मायने में अगर हम जब इस कॉन्सेप्ट को समझें कि व्हाट इज़ अनरेस्ट, और अनरेस्ट एक डिस्टर्ब्ड कंडीशन होती है सोसाइटी के लेवल पर, तो हम फिर इसको ऐसा समझें कि अगर हम सोशल अनरेस्ट की ही बात कर रहे हैं यूथ अनरेस्ट के रूप में, तो वो क्या है? तो सोशल अनरेस्ट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कलेक्टिव डिसइल्यूजनमेंट, डिसकंटेंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ग्रुप, कम्युनिटी और सोसाइटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दिस वर्ड दैट इज़ कलेक्टिव, दिस कलेक्टिव। तो सोशल अनरेस्ट क्या होती है? सोशल अनरेस्ट मैनिफेस्टेशन है किस चीज़ का? एक प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण है किस बात का? प्रत्यक्षीकरण है कि एक कलेक्टिव डिसकंटेंटमेंट हुई है, एक कलेक्टिव डिसइल्यूजनमेंट हुई, एक कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन है। किसमें? कोई ग्रुप है या कोई कम्युनिटी है या समाज है, इसमें कलेक्टिव वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी कॉलेज के, कोई कॉलेज है और उस कॉलेज के यूथ के द्वारा किसी तरह से कोई अनरेस्ट उस कॉलेज में किया जाता है, इसे आप यूथ अनरेस्ट नहीं कहेंगे, ये उस कॉलेज तक ही सीमित है। सिंपली उनका अपने कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ कोई समस्या चल रही है, ठीक है, लेकिन ओवरऑल मान लीजिए कि युवा जो हैं देश भर के स्तर पर, वाइड स्प्रेड लेवल पर कलेक्टिवली यूथ खड़ा है कई विषयों को लेकर के, जैसे कि कॉलेज की बॉडीज़ में रिप्रेजेंटेशन ना मिलने से लेकर के, एडमिशन प्रोसीजर्स सही ना होने की वजह से, फ़ीस के मुद्दे को लेकर के, एग्जामिनेशंस के मुद्दे को लेकर के, लैंग्वेज के मुद्दे को लेकर के, दाखिलों के मुद्दे को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के ओवरऑल जो यूथ है कंट्री का वो एक साथ खड़ा है, ये कहलाएगा यूथ अनरेस्ट। तो मतलब द मीनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिवनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस कलेक्टिव होना पड़ेगा। ओके, वो स्पेसिफिक उस कॉलेज तक का मुद्दा है, वो उस कॉलेज लेवल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स का। तो यहाँ पर बात यही है कि ये कॉलेज के स्टूडेंट्स का अपने प्रशासन के साथ कुछ समस्या हो गई, आप इसे यूथ अनरेस्ट की परिभाषा नहीं देंगे, आप इसे सोशल अनरेस्ट जैसी सिचुएशन ही देंगे कि अनलेस अनटिल वो एक कॉलेज से कई कॉलेजों में फैलते फैलते तमाम देशव्यापी स्तर पर वो यूथ के लेवल पर एक बात आ जाए कि हम युवा खड़े हैं अपने अधिकारों को लेकर के, कि देश भर में हमारी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए स्टूडेंटों से जुड़े नियम बनाने वाली कमेटियों में, एडमिशन से जुड़ी प्रक्रिया में जो भी पॉइंट्स हैं हमसे कंसल्ट करके उन पॉइंट्स को चुना जाए, बनाया जाए, फ़ीस बढ़ाने से लेकर के जो भी फैसले करने हैं हमारे मेंबर जब उस कमेटी के सदस्य के रूप में हों तभी वो फैसले लिए जाएं, और एक तर्क लेजिटिमेट होना चाहिए कि फ़ीस में जितनी बढ़ोतरी हुई तो क्यों हुई, किस कारण से हुई। ये तमाम मुद्दों को लेकर के ओवरऑल कलेक्टिवली सारे खड़े हैं, तो एक जमात है युवाओं की, वो सारी जमात पूरी एक साथ खड़ी है, तो कलेक्टिव होना चाहिए एक्शन। ठीक उसी तरह से एक किसी फैक्ट्री के वर्कर एक फैक्ट्री के वर्कर अपने मालिक के ख़िलाफ़ या अपनी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ख़िलाफ़ कुछ भी कर रहे हैं, इसे भी आप बड़े लेवल पर एक जो वर्कर हैं इसे आप एक वर्कर्स की अनरेस्ट नहीं कहेंगे। उस फैक्ट्री के पर्टिकुलर वर्कर अपने मालिक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं या उनको कोई समस्या है,
लेकिन जब वही देशव्यापी स्तर पर या एक लार्ज स्केल पर कलेक्टिवली वर्कर जब सड़क पे उतरेगा इस बात को लेकर के कि हमारी वर्किंग कंडीशन और बेटर होनी चाहिए, हमें सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफर होनी चाहिए, फैक्ट्री में हजार्डस वर्क करते समय हमें सेफ्टी सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड होना चाहिए, हमारी पोस्ट रिटायरमेंट रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना चाहिए, हमें सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क मिलना चाहिए, हमारे इलाज का खर्चा है, हमें हफ्ते में छुट्टी मिलनी चाहिए, बोनस मिलने का प्रोविज़न होना चाहिए, हमें छुट्टी कितनी छुट्टियां होनी चाहिए साल भर में इसका अधिकार होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, हमें ओवर टाइम का पैसा इतना मिलना चाहिए। ओवरऑल जैसा कि इस समय में आप देख सकते हैं जो बांग्लादेश में हो रहा है, बांग्लादेश में ऐसा माना जाता है कि लगभग साउथ एशिया रीजन में जितना भी टोटल जो गारमेंट एक्सपोर्ट होता है उस जो कि फिगर में अप्रॉक्स $55 बिलियन के अराउंड है, उसका 85% बांग्लादेश से ही होता है, क्योंकि लगभग 3500 फाउंड्रीज़ हैं जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती हैं दुनिया के टॉप मोस्ट ब्रांड्स जैसे कि मार्क एंड स्पेंसर है, H&M है, लिवाइस है, ऐसे कई ब्रांड्स के लिए। तो वहाँ पर अब वर्कर ये कह रहा है कि उनकी जो तनख्वाह है वो 800 टंका यानी कि $75 अ मंथ से बढ़ा करके 23,000 टंका यानी कि ऑलमोस्ट $209 अ मंथ कर दी जाए, जबकि फैक्ट्री मालिक ऑफर कर रहे हैं कि 25% बढ़ोतरी देंगे, जबकि वर्कर मांग कर रहा है कि 3 गुना बढ़ाइए। तो इसको लेकर के अब ऐसा माना जाता है कि अभी तक 300 फाउंड्रीज जो हैं वो काम नहीं कर पाई, बंद हो गई हैं, 300 फाउंड्रीज बंद हो गई हैं और बड़े पैमाने पर लोग सड़कों पर हैं। तो ये 2 वर्कर भी मारे गए हैं, सब माना गया है अभी तक। ये अब आप इसे मान सकते हैं कि एक वर्कर्स की अनरेस्ट हो गई है, एक मूवमेंट हो गई। ये एक फैक्ट्री की बात नहीं, एक यूनिट की बात नहीं है, तमाम वेजेस बढ़ाने को लेकर के, अपने काम के अधिकारों को लेकर के, जॉब सिक्योरिटी को लेकर के ये अब एक मुहिम बन चुकी है। इस तरह से दिस नोशन ऑफ कलेक्टिव एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे मान करके चलिए, ठीक है। तो तब अनरेस्ट में कलेक्टिव वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो सोशल अनरेस्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द कलेक्टिव डिसइल्यूजनमेंट, कलेक्टिव डिसकॉन्टेंटमेंट और कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन ऑफ द ग्रुप, कम्युनिटी और सोसाइटी। सो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अनरेस्ट फिर क्या होगा? सो एम्फेसाइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अनरेस्ट इज ऑन कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन ऑन कॉमन इशूज ऑफ द ग्रुप्स इन द सोसाइटी। उस ग्रुप का, जैसे यहाँ पर वर्कर की बात की हमने, स्टूडेंट्स की बात की थी हमने, उनके कॉमन इश्यूज़ हैं और उन कॉमन इश्यूज़ पर एक फ्रस्ट्रेशन है और वो कलेक्टिव है, तमाम सभी एक साथ खड़े हैं। इस बात पर एम्फेसाइज किया गया है ज़्यादातर। सो कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन पे एम्फेसाइज है, इशू कॉमन है और वो किसी न किसी ग्रुप, किसी समुदाय का वो मुद्दा है। सो एम्फेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल अनरेस्ट इज ऑन द कलेक्टिव फ्रस्ट्रेशन ऑन कॉमन इश्यूज ऑफ द ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ओके, ऐसे में बताया गया है कि क्यों ये फ्रस्ट्रेशन युवाओं में आती है, क्यों ये डिसइल्यूजनमेंट होती है, क्या कारण है। कारण बताया गया है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स इन द सोसाइटी आर परसीव्ड बाय द यूथ एज इनइफेक्टिव और हार्मफुल टू द एक्सटेंट दैट दे ऑफेंड देम। दे यहाँ पर कौन है? हैं? हाँ, नॉर्म्स, वेरी गुड। दे ऑफेंड देम and they feel so disillusioned and disgusted that they recognize the need for changing these norms। अब बताइए दे यहाँ पे कौन है? स्टूडेंट्स हैं कि नॉर्म्स हैं? स्टूडेंट्स, यूथ। ओके, सो देम यहाँ पर नॉर्म्स के रूप में है। वो बताया गया है कि व्हेन द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स इन द सोसाइटी, जो सोसाइटी के मौजूदा जितने भी नियम कानून हैं, जो भी रिवाज बनाए हैं, जिस तरह से भी सोसाइटी जैसे भी वर्क कर रही है, the existing norms in the society are perceived by the youth as ineffective। वो बोगस मान रहे हैं, उन्हें यूजलेस मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि ये किसी काम के नहीं है, as ineffective और harmful to the extent that they offend them। यानी कि जो युवा है वो इन नॉर्म्स को, इन रूल्स को ऑफेंड कर दे रहे हैं। ओके, they feel so disillusioned and disgusted that they recognize the need for changing these norms। तो वो उन नॉर्म्स को बदलना चाहते हैं और रेजिस्टेंस तो आएगा ही। पहले से एक नॉर्म्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उनमें बदलाव लाना चाहते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट होगी। पहले से एग्जिस्ट कर रहे नॉर्म्स, आप बदलाव लाना चाहते हैं तो देयर विल बी फ्रिक्शन, प्रॉब्लम तो आएगी ही। इस वजह से कई बार ये बातचीत से सुलझा लिया जाता है, समझौतों से बात निपट जाती है, सूझबूझ के साथ हल कर दिया जाता है। कई बार वायलेंस भी होती है, शक्ति का प्रयोग होता है, तमाम चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। ओके, तो मेन कहानी सारी है नॉर्म्स, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। समय के साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया कि समाज एक ऑर्गेनिक बॉडी है, इट्स अ लिविंग बॉडी। ओके,
और समय के साथ साथ समाज को बदलना होता है, उसकी ज़रूरतें बदलती हैं, तो फिर उसको भी उन ज़रूरतों को सर्व करने के लिए अपने नियमों को बदलना है, क्योंकि समाज किन से बन रहा है? उस समाज के सदस्यों से। आज उस समाज में जो लोग मध्य उम्र में आ चुके हैं या वृद्ध उम्र में आ चुके हैं, किसी ज़माने में इस समाज के युवा वो होते थे, तो जिस समय में वो युवा होते थे उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए समाज ने कुछ नॉर्म्स में बदलाव किए होंगे या नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए होंगे। वो नॉर्म्स चलते चलते आज यहाँ तक आ गए। वो नॉर्म्स जिनको मद्देनज़र रख के, जिनको ध्यान में रख करके बनाए, वो तो आज मध्य आयु वर्ग हो गया या वृद्ध हो गया, और अब एक नई खेप सदस्यों की पैदा हो गई है जो अब युवा हैं। और ये युवा अपने लिए अब इसी समाज से ये अपेक्षा कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नए नियम, नए बदलाव आने चाहिए समाज के अंदर। पुराने नियमों को थोड़ा बहुत बदला जाए, जो ज़रूरतें हैं उन्हें सर्व करने के लिए जो बनते बदलाव हैं वो करने हैं। लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि जो एक समय के नियम होते हैं वो ही समाज की संस्कृति का आधार बन जाते हैं। समाज खुद को उसी से आइडेंटिफाई करने लग जाता है। तो जब आप खुद को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं किसी चीज़ से, तो एकदम से बदलाव करना और बड़े स्तर पर बदलाव करना उतना सहज नहीं होता। ये डर होता है कहीं आइडेंटिटी को थ्रेट ना हो जाए। ये डर होता है कि कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं हमारे समाज को कमज़ोर करने की। ये देखना होता है कि कहीं कोई बाहरी शक्तियाँ तो नहीं इसमें योगदान दे रही, हमें डीरेल करने के लिए, हमें डिस्टर्ब करने के लिए। ये देखना होता है कि ये मांग वाकई देश भर में व्यापक स्तर पर मांग है क्या। अगर इस समय में देखें तो LGBTQ+ के मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चली कि क्या उनके विवाहों को मान्यता देनी चाहिए, वे वैधानिक माने जाने चाहिए। उसको लेकर के ये एक बड़ी बात रही डिबेट में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स के दौरान कि क्या ये मांग बहुत ही व्यापक स्तर पर उठाई जा रही है, क्या ये व्यापक मांग है देश की। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सरकारी पक्ष रहा और जो विभिन्न रूप में सरकार के साथ सहमति रखने वाले पक्ष रहे, सुप्रीम कोर्ट में उनकी ये दलील रही कि ये कोई बहुत ही व्यापक मांग नहीं है, ये कोई एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड नहीं है। ये देश के अंदर एक बहुत ही छोटा एक वर्ग है जो बहुत ही कम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उनकी मांग है। ये अभी ओवरऑल समाज की मांग नहीं है, समाज नहीं मांग रहा है ये। अगर आप इस मांग को एक लार्जर इंडियन सोसाइटी की डिमांड मान लें और उससे जुड़े बनते बदलाव अब संविधान में करने की बात करें, तो अभी इंडियन सोसाइटी ने ये मांगा नहीं है। इट इज़ नॉट द ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव डिमांड ऑफ द इंडियन सोसाइटी। येस, इट इज़ द डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन जिसके पीछे बहुत ही कम तादाद में लोग खड़े हैं। तो ये उनकी मांग है। इसे लार्जर सोसाइटी की मांग मानते हुए समाज में इतना बड़ा फेरबदल मत करिए, क्योंकि समाज का आधार मैरिज एक इंस्टीट्यूशन के रूप में है, और उस इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा बदलाव लाने से पहले इसे एक व्यापक मांग तो बनने लेने दीजिए देश की। देखा जाए तो व्यापकता एक आधार होता है कि समाज में क्या बदलाव लाना है, क्या नहीं। फिर और कई सारे आधार होते हैं कि ये बदलाव समाज के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये उनके साथ अलाइन भी होना चाहिए। ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। बेसिक प्रिंसिपल्स पर डिबेट हो सकती है कि वो बेसिक होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट हाँ, कोई भी जो बदलाव ला रहे हैं उसके साथ अलाइन हो, ये ज़रूरी है। जैसे भारत के समाज का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि भारत एक कॉम्पोजिट कल्चर में बिलीव करता है, भारत एक टॉलरेंट सोसाइटी है। तो अगर कोई भी कल को बदलाव लाना है नियम कानून से जुड़ा हुआ, उसमें ये देखना होगा कि वो बदलाव कंप्लायंस में होना चाहिए इस मूल विचार के साथ। तो ये भी देखना होता है। संविधान समाज की ही विचारों को अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, और क्या करता है, सोसाइटी के जो नोशंस हैं वो उसी को एक्सप्रेस करता है, उसी के नॉर्म्स को एक्सप्रेस करता है। तो ओवरऑल कहानी यहाँ पर यही हो जाती है कि एक समाज का एक धड़ा मांग रहा है बदलाव, और वो मौजूदा नॉर्म्स में बदलाव चाह रहा है, और समाज का एक धड़ा जो है वो उसके लिए पहचान बड़ी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, कल्चर, कस्टम, मैनर, तो वो हो सकता है बदलाव को रेजिस्ट कर रहा हो। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है कि वो जो नॉर्म्स हैं उन्हें बदला जाना चाहिए। आई बात समझ में? उसको लेकर के ये मसला चलता है सारा, दैट्स ऑल। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि when the existing norms in the society are perceived by the youth as ineffective or harmful to the extent that they offend them, and they feel so disillusioned and disgusted that they recognize need for changing these norms, तो ये परिस्थितियाँ क्रिएट होती है। इसके लिए ये देखिए एक हमने फ्लो बनाया है। वो फ्लो क्या है? शुरुआत होती है यहाँ से, द फर्स्ट थिंग इज़ द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स।
क्या हुआ? सेकंड थिंग इज इनइफेक्टिव और हार्मफुल लग रहे हैं किनको? युवाओं को। वो मान रहे हैं कि इनइफेक्टिव हैं, ये हार्मफुल है नॉर्म्स। ओके, जैसे हो सकता है ना कि एक समय में, मैं ओवरऑल देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोर्ट ये नहीं कहता, संविधान नहीं कहता, लेकिन फिर भी मानिए होता तो यही है। वो क्या है? जैसे मान लीजिए कि जो मैरिजेज हैं, अभी तक डोमिनेंट फीचर ये है कि जो मैरिजेज हैं हमारी सोसाइटी में, मैरिज का मैच करने के लिए मेन चीज कास्ट, रिलीजन, ये डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। अभी तक तो सामाजिक स्तर पर मैरिज अगर एक सामाजिक संस्था है, इट इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन, तो उस हिसाब से मैरिज बनाने के लिए ये डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। आप कास्ट मैच करते हैं, रिलीजन मैच करते हैं, ये है, ये नॉर्म मान लीजिए कि ये फिर इट्स अ काइंड ऑफ नॉर्म ऑफ द सोसाइटी राइट नाउ। हालांकि मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान युवाओं को स्वतंत्रता देता है विवाह की, क्योंकि वो उसको फ्रीडम ऑफर करता है। तो इसमें अगर युवा इससे ऊपर उठ करके विवाह करना चाहते हैं अपने चॉइस के पर्सन से, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उसे है, स्टेट उसे प्रोटेक्ट करता है, ये मैं बता देना चाहता हूँ। बट प्रोटेक्ट करता है, यही कितनी बड़ी बात है। प्रोटेक्शन किससे देनी पड़ रही है? प्रोटेक्शन क्यों देनी पड़ रही है? मतलब कि राज्य के स्तर पर तो ये सिद्धांत मान लिया गया है, लेकिन अभी भी मौजूदा स्तर पर प्रैक्टिकली वही समाज तो इसी को प्रैक्टिस कर रहा है। अब एक समय में मान लीजिए कि देशव्यापी स्तर पर एक लहर खड़ी हो जाए युवाओं की कि वो इस नॉर्म को इनफेक्टिव और हार्मफुल मानना शुरू कर दे कि ये ठीक नहीं है, नो इट इज़ अगेंस्ट, कि ये समाज को जुड़ने नहीं दे रहा। हम कॉस्मोपॉलिटन एरियाज़ में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, हम इकट्ठे काम करते हैं, आईटी जॉब्स करते हैं या कई और जॉब्स करते हैं, और ऐसे में ये कास्ट रिलीजन के रट्टे आप रास्ते में फंसा रहे हैं, जबकि हमारी कंपेटिबिलिटी का लेवल बहुत हाई गया हुआ है एक दूसरे के साथ। हम नहीं मानेंगे इसे। तो जितना और मान लीजिए कल को अगर अर्बनाइजेशन और बढ़ा, इस तरह के जॉब सिनेरियोज और बढ़े, ये देशव्यापी एक कॉन्सेप्ट बन गया, तो धीरे धीरे आप देखेंगे एक संघर्ष होने के बाद ये हो सकता है कि ये इनएफेक्टिव हार्मफुल नॉर्म ये रिप्लेस हो जाए और मैरिज के लिए कंपैटिबिलिटी जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए। और हो सकता है कि अरेंज मैरिज को आगे जा कर के एक जो सेल्फ चूजन मैरिज है वो रिप्लेस कर दे। जैसे आप शैलो वर्ड है, शैलो वर्ड मैं कहता हूँ लव मैरिज, इट्स नॉट दैट लव, यू आर कंसिडरिंग ऑल द कंपैटिबिलिटी एस्पेक्ट्स ना। वहाँ पर क्या है कि आपकी फैमिली, द कम्युनिटी इज अरेंजिंग द मैरिज, हियर यू आर योर सेल्फ अरेंजिंग योर मैरिज ना, you are considering all the compatibility points. It is not like mere the love aspect. If you are considering that my co-partner is working in the bank, I am also working in the bank, we both are understanding the job requirements of each other, we are comfortable with each other, मेरे working hours को ये समझती हैं, मैं इसके working hour को समझता हूँ, then this marriage is not, you can not say that it is love marriage merely, it is a marriage which is well considered marriage. ओके तो आप इसे कह सकते हैं कि भाई सेल्फ अरेंज मैरिजेस हैं ये। तो एक समय में ये नॉर्म होगा, देखना आप, ये डोमिनेट करेगा सोसाइटी को आकर के। तो तब हो सकता है कि युवाओं को लगे कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म है ये वाला, ये इनइफेक्टिव और हार्मफुल चल रहा है हमारे लिए, तो वो इसे बदलाव के लिए लहर खड़ी हो जाए, इसमें बदलाव लाना चाहें, ऑनर किलिंग के खिलाफ आवाज़ उठे, सड़कों पर प्रदर्शन हो बड़े बड़े, वो इसके खिलाफ जाएँ, है ना। तो वो ये चीज़ हो जाएगी फिर। तो ऐसा होता रहता है, समय समय पर ये होता है। अच्छा, तो इनइफेक्टिव है हार्मफुल नॉर्म से, तो आगे क्या होगा फिर? यूथ ऑफेंड हो जाता है इससे। यूथ ऑफेंड हो जाता है तो क्या मतलब? डिसइल्यूजन्ड हो गया वो, तो वो अब इसमें अपना भविष्य नहीं देख रहा, आशावान नहीं है इस चीज़ को लेकर के, हताश है। तो फिर नीड पैदा होती है कि बदलाव लाओ यार, ऐसे समाज में तो नहीं चल पाएंगे। और फिर बदलाव लाना है तो अनरेस्ट क्रिएट हो। अनरेस्ट माने वही मैंने बता दिया, डिस्टर्ब्ड कंडीशन। और डिस्टर्ब्ड कंडीशन का मतलब यहाँ पर क्या है? एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को आपने क्या कर दिया? इनइफेक्टिव और हार्मफुल मान करके चैलेंज कर दिया, ऑफेंड कर दिया। तो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ऑफेंड करना माने डिस्टर्ब्ड कंडीशन, ऑर्डर बिगड़ गया ना। तो पूरा टेक्निकली चल रहा है, एरो बना के कर सकते हो तुम लोग पूरा। एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को ऑफेंड कर दिया, डिस्टर्ब्ड कंडीशन क्रिएट हो गई। तो वही एग्जिस्टिंग नॉर्म्स इनइफेक्टिव लगे, यूथ ऑफेंड हुआ, डिसइल्यूजन्ड हो गया, उसको बदलाव की जरूरत महसूस हुई, यूथ अनरेस्ट क्रिएट हो गया, और यूथ अनरेस्ट से अगला स्टेज अचीव हो गया एजिटेशन। अनरेस्ट एजिटेशन में बदल गया, ऐसा हो सकता है। अनरेस्ट कई बार अनरेस्ट में ही रुक सकता है, कई बार एजिटेशन के लेवल तक पहुंच जाता है। तो कई बार आप सुनते हैं कि सर वो फिल्मों में दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए 3 सिचुएशंस बताई गई हैं जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करती हैं अमंग द स्टूडेंट्स। सिंपली स्टूडेंट्स में इनडिसिप्लिन डिफाइन करना,
कि इनडिसिप्लिन वो है कि स्टूडेंट्स टीचर्स का कहना ना माने, या फिर वो फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या वो प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इसके अलावा ये माना गया है कि ये सिचुएशंस हैं जो इनडिसिप्लिन क्रिएट करती हैं। कौन सी सिचुएशंस हैं, इस नज़रिए से देखा गया है। पहला, स्टूडेंट्स लूज़ इंटरेस्ट इन द गोल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, और मेजॉरली वो जब हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। सो स्टूडेंट्स लूज़ इंटरेस्ट इन द गोल्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो मेजॉरली गोल लेके चलने के बजाय रिज़ल्ट लेके चलने की बात करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स को रिज़ल्ट दे रहे हैं, 90% का रिज़ल्ट सर्टिफिकेट, 95% का रिज़ल्ट सर्टिफिकेट, या 100% का रिज़ल्ट सर्टिफिकेट उन्होंने दिया। लेकिन जो प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है या जो दिखाया जाता है कि ओवरऑल हमारे स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का गोल क्या है, हम कैसी डायनामिक पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं, हम किस किस दिशा में बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम क्या गोल अचीव करना चाहते हैं, बच्चे को ले दे करके वो सब कुछ नज़र नहीं आता। उसे नज़र आता है कि रेगुलर एक रूटीन मैनर में पार्टिसिपेशन हुआ, स्कोर्स की, नंबर्स की रेस चली, फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की एक होड़ हुई, और अल्टीमेटली हम लोग उन्हीं सर्टिफिकेट्स के साथ एंड अप हुए। आगे रोज़गार नहीं मिल रहा, हम किसी योग्य नहीं बन पा रहे। हालात ये हो गए हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इतने सारे आ गए, एजुकेशन इतने बड़े लेवल पर है, लेकिन साइमल्टेनियसली ही डिप्रेशन के, एंजाइटी के केसेस भी इतने बढ़ गए, सुसाइड्स के केसेस भी इतने बढ़ गए। उसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो एजुकेशन का एक गोल होना चाहिए, शायद उस पर एम्फेसाइज नहीं किया गया। एक रैट रेस, एक दौड़ है जिसमें हमें शामिल कराया जाता है, और उस दौड़ में जीते तो जीत है, हारे तो ख़त्म है। और हर कोई जीतना चाहता है, जबकि हर कोई ये जानता है कि हर कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि जिस कॉलेज के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, जिस कोर्स के एडमिशन के लिए ट्राई कर रहे हो, जिस जॉब के लिए, सीट्स लिमिटेड है, ये सारे जानते हैं। चाहे नीट की तैयारी करके मेडिकल में जाना है, चाहे IIT JEE की तैयारी करके IIT में जाना है, चाहे सिविल सर्विसेज करके UPSC में जाना है, एवरीवन नोज कि सीट्स आर हाईली लिमिटेड। और हर कोई जानता है कि हम लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जो जाना चाहते हैं। तो ये तो बट ऑब्वियस, ये पहले से ही ये तय होता है कि उस रेस में हर कोई नहीं जीतेगा। तमाम हैं जो नहीं पहुंचेंगे वहां तक, लेकिन एजुकेशन का गोल इतना ही बनाया जाता है कि वहां पहुंचे तो सिद्ध हो, नहीं पहुंचे तो ख़त्म हो गए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, किसी भी एक साल में 12वीं करके बच्चे नीट क्वालिफाई करके मेडिकल में जाएंगे या IIT में जाना चाहते हैं, कुछ भी पेपर क्लियर करके, तो बहुत ज़्यादा 1 साल का ड्रॉप ले लेगा, कोई बहुत ज़्यादा 2 साल का ले लेगा, इससे ज़्यादा तो वो नहीं ले पाएगा। तो लेते कहीं किसी भी हर साल में ये क्लियर है ना कि कितनी सीटें हैं IIT में, JEE में, और सबको पता है कितनी सीटें हैं नीट के बाद गवर्नमेंट कॉलेजेस में, सब जानते हैं। तो फिर क्या होगा उन लाखों करोड़ों का, ये भी सब जानते हैं कि वो अंजाम हर किसी का तो सेम नहीं होगा कि सब सफल हो जाएंगे। तो वो सब जो है, वो शिक्षा का उद्देश्य जो है बड़ा होना चाहिए, लक्ष्य जो बड़ा होना चाहिए, कि उनमें पढ़ाई के दौरान वो जो एक परिपक्वता आनी चाहिए थी, एक मैच्योरिटी, लाइफ से डील करने के स्किल्स आने चाहिए थे, उन्हें वो जो नॉलेज और कंटेंट पे फोकस करना चाहिए था, जिसके वाया किसी भी एक प्रतियोगी परीक्षा में कोई नहीं भी हो पाया सफल, लेकिन जीवन में बहुत से आयाम हैं, वो उसमें बहुत सफल हो सकता है। अब आप ये कहेंगे कि प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख के तैयारी की, अगर उसी में सफल नहीं हुए तो बाकी आयामों में कैसे सफल हो सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि बच्चा क्यों नहीं सफल हो पाया, लेकिन हो सकता है कि उस दौरान उसने जो भी सीखा, जाना, जब परिस्थितियां अनुकूल हुई वो दूसरे क्षेत्र में सफल हुआ। कोई वो अच्छा उद्योग धंधा, अच्छा रोज़गार, वो अच्छी कोई क्रिएटिव फील्ड अपने स्किल्स का उपयोग कर सकता है। चलिए मैं उदाहरण के तौर पर मान लीजिए अपने आप की ही बात कर लेता हूँ। मैं एक शैक्षणिक संस्थान, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन कर रहा हूँ पिछले 10-11 सालों से, और मैं कर रहा हूँ, ये फैक्ट है। तो कुल मिलाकर के हमें पढ़ाई के गोल जो बताए जाते हैं बड़े सीमित होते हैं। वो मुश्किल से गोल नहीं, वो सिर्फ रिज़ल्ट ही हैं। और फिर जब उन रिज़ल्ट्स के बाद भी बच्चे उन यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकलते हैं और रोज़गार नहीं है, सम्मान नहीं है, फिर उनका